चलिए मैग्नेटिज्म का थर्ड पार्ट देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे बार मैग्नेट के बारे में। बार मैग्नेट क्या होता है? नेचुरली अपीयरिंग मैग्नेट शेप्ड इन द फॉर्म ऑफ बार, यानी एक बार के फॉर्म में इस तरह का जो शेप होता है ना, इसको बोलते हैं बार। इस तरह के फॉर्म का जो मैग्नेट होता है इसको बोलते हैं बार मैग्नेट, ठीक है। जिसमें एक तरफ नॉर्थ पोल होता है, एक तरफ साउथ पोल होता है। इन दोनों पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ, यानी नॉर्थ और साउथ के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैग्नेटिक लेंथ होता है। और ये जो पूरा आप देख रहे हैं ना बार मैग्नेट, इस पूरे बार मैग्नेट का जो लेंथ होता है वो होता है जियोमेट्रिक लेंथ, यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल के बीच का डिस्टेंस मैग्नेटिक लेंथ, बाकी जितना है जियोमेट्रिक लेंथ। अब इसमें दो तरीके का पोल होता है। एक होता है नॉर्थ पोल, जिसको कि पॉजिटिव पोल बोला जाता है, जिसका पोल स्ट्रेंथ क्या होता है प्लस एम, और दूसरा होता है निगेटिव पोल, जिसका पोल स्ट्रेंथ क्या होता है माइनस एम। मैग्नेटिक लेंथ बाई जियोमेट्रिक लेंथ, यानी कि इसमें ये जो मैग्नेटिक लेंथ है जियोमेट्रिक लेंथ है, इनका रेशियो होता है 5/6 का, यानी 0.84। और ऐसा यूनिट जो होता है पोल स्ट्रेंथ का, ये जो पोल स्ट्रेंथ देख रहे हो एम जो है वो क्या है? पोल स्ट्रेंथ है, यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल जो है उसको एक फिजिकल क्वांटिटी पोल स्ट्रेंथ से दिखाया गया है। जैसे कि याद है इलेक्ट्रिक डाइपोल को भी एक फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से दिखाए थे, उसी तरीके से यहाँ पे भी मैग्नेटिक जो स्ट्रेंथ है उसको पोल स्ट्रेंथ बोला जाता है और उसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ स्मॉल क्या हो जाएगा? तो एम्पियर मीटर, यानी कि जैसे करंट एलिमेंट का जो था, करंट एलिमेंट याद है बायो सावर्ट लॉ में हम लोग पढ़े थे कि करंट एलिमेंट का ऐसा यूनिट क्या था? एम्पियर मीटर। उसी की तरह इसका भी है। अब यहाँ पे बेसिकली आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो रिवाइज हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये सारा चीज़ आप लोग पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे, या मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे, या मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब वो सारा फॉर्मूला यहाँ पे वापस से रिवाइव हो जाएगा। तो कूलम फोर्स इन मैग्नेटिज्म, यानी कि दो पोल स्ट्रेंथ है जिनके बीच का डिस्टेंस आ रहा है, तो उसमें कूलम फोर्स होगा μ0/4πm1m2/r²। मैग्नेटिक फील्ड अगर बी है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड पोल स्ट्रेंथ अगर पॉजिटिव एम है, उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो राइट की तरफ यानी फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और निगेटिव पोल स्ट्रेंथ को प्लेस करेंगे तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और कितना लगेगा? तो -m भी मैग्नीट्यूड का, और पॉजिटिव एम के केस में m भी मैग्नीट्यूड का। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन पोल स्ट्रेंथ, यानी μ0/4πm/r²। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? μ0/4πm1m2/r। मैग्नेटिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा? तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ, यानी μ0/4πm/r। अब उसके बाद जानेंगे मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल को हम लोग वेक्टर म्यू से भी डिनोट करते हैं और वेक्टर एम से भी, दोनों में से किसी से भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल सेपरेटेड एट स्मॉल डिस्टेंस जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। मतलब सिंपल आप समझो ना, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता था, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जो है वो स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेट होता था, उसी तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल में दो इक्वल एंड अपोजिट पोल्स जो है वो स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, और स्मॉल डिस्टेंस को किससे डिनोट किया है? एल से। तो यहाँ पे वेक्टर एम इज इक्वल टू एम इंटू एल, जहाँ एम क्या हो गया? पोल स्ट्रेंथ, एल क्या हो गया? ये दोनों के बीच का लेंथ, जिसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा? निगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की तरफ। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल के कारण मैग्नेटिक पोटेंशियल क्या होगा, इसका डेरिवेशन सहित आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पे हम डेरिवेशन उतना बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे डेरिवेशन आप देख लीजिए, ये इतना लिखिए, उसके बाद इन दोनों को ऐड कीजिए। मतलब डेरिवेशन जो है ना, हम यहाँ पे जो जो किए हुए हैं उसी को आपको एज इट इज़ एग्जाम में लिख के आ जाना है फिगर के साथ। तो फिगर यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे -m है, यहाँ पे +m है। +m के कारण यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा? तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा? इतना। -m के कारण कितना होगा? -μ0/4πm/√r² + l²। दोनों को जोड़ दीजिए, नेट पोटेंशियल आपका जीरो आ जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इस पॉइंट पे जो नेट पोटेंशियल होगा मैग्नेटिक डाइपोल के कारण वो क्या होगा? जीरो। और वहीं एक्सिस पे कितना होगा? तो एक्सिस पे आपका हो जाएगा नेट पोटेंशियल μ0/4π कैपिटल m/r², जहाँ कैपिटल m क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल। समझ में बात आ रही होगी। तो इसका भी डेरिवेशन यहाँ पे पूरा सेम किया हुआ है, आप इसको देख लीजिए अच्छे से। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। एम क्या हो गया? मैग्नेटिक डाइपोल। अब नेक्स्ट आपका कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। वहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक पोटेंशियल देखे थे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे क्या हो जाएगा? तो बी नेट इज इक्वल टू 2μ0/4πm/r³। मतलब यहाँ पे बस सिंपली आपको जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, बस यहाँ पे सिंपली आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन जानना था, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, सेम चीज़ सारा यहाँ पे आपका रिवाइव हो जाएगा। वहाँ पे हम पूरा डेरिवेशन सहित वीडियो में बताए हुए हैं, उसको जाके देख लीजिए। एट इक्वेटोरियल पोजीशन, यानी कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होगा? एक्सियल पोजीशन पे क्या होगा? तो एक्सियल पोजीशन पे नेट मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा। और इक्वेटोरियल पोजीशन यानी कि इस पी पॉइंट पे क्या होगा? तो वो पीछे है। पी पॉइंट पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा μ0/4πm/r² + l²/4
और होल टू द पावर 3/2, यानी ये यहाँ तक आपको पूरा डेरिवेशन सहित इसको याद रखना होगा। फिर यहाँ से इन दोनों का डेरिवेशन आपको नहीं जानना है, बस इसमें फाइनल रिजल्ट जानिए कि करंट सर्कुलर करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है। सर्कुलर करंट कैरिंग लूप जो है किसकी तरह बिहेव करता है, मैग्नेटिक डायपोल की तरह। उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट म्यू अपॉन 2π(x³). टॉर्क जो होता है किसी भी मैग्नेटिक डायपोल पे, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेटिक डायपोल को प्लेस किया जाए तो उस पर नेट टॉर्क कितना लगता है, तो टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी, यानी एम बी साइन थीटा। बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, बार मैग्नेट एक सोलेनॉइड की तरह कैसे बिहेव करता है, तो उसके एक्सियल पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड इस केस में जानना है। तो एक्सियल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा 2 टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 4π μ/r³। जो भी ब्रैकेट में है बस वही आपको ध्यान रखना है, पीछे जिसका हम डेरिवेशन बताए हैं उसको अच्छे से कर लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल और एक्सियल पॉइंट पे, ये दोनों, ये जो टॉपिक है इसका डेरिवेशन सहित आपको पूरा याद रखना होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो कुछ ऐसे, जैसे बार मैग्नेट के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्लोज लूप का फॉर्मेशन करती हैं। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी बता रहे थे तो उसमें बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्लोज्ड लूप का फॉर्मेशन नहीं करती हैं, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप बनाते हैं। यानी मैग्नेट के बाहर जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ। एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के अलॉन्ग जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कुछ कंसेंट्रिक सर्कल्स में होते हैं, और इसी स्ट्रेट कंडक्टर को ऐसे राउंड कर दिया जाए तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है वो दिखा रहा है। अब टाइम पीरियड कितना लगता है, कोई भी एक बार मैग्नेट को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर सस्पेंड यानी डाल दिया जाए तो उस केस में उस पर कितना टाइम पीरियड लग रहा है। तो इसमें आपको फाइनल रिजल्ट बस याद रखना है कि टाइम पीरियड जो है 2π√I/μ_b। म्यू बी क्या हो गया, उसका मैग्नेटिक डायपोल का टॉर्क, म्यू क्या हो गया, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, बी जो है वो क्या हो गया, मैग्नेटिक डायपोल, आई क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि वो जो बार मैग्नेट है उसका मास कितना है तो उसके अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया आई, और ये 2π तो आपका कांस्टेंट है। तो यहाँ पे म्यू भी हो सकता है और एम भी हो सकता है, समझ में बात है। ये दोनों फार्मूला सेम है, बस यहाँ पे हम म्यू दिखाए हैं, यहाँ पे हम कैपिटल एम दिखाए हैं। एक चीज़ इसमें हमेशा ये वाला इंपॉर्टेंट दोनों कंसेप्ट है, इस दोनों को याद रखिएगा कि टाइम पीरियड जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड यानी जो बी है उसके रूट बी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए जो फ्रीक्वेंसी है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन टाइम पीरियड मैग्नेटिक फील्ड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पे ये लास्ट टॉपिक है, इसको समझ लीजिए बस। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ एरिया वेक्टर। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ एरिया वेक्टर। गॉस लॉ क्या है मैग्नेटिज्म में, तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ क्लोज्ड लूप इज जीरो। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म वीवीआई है, इसका भी आप, ये भी एक मैक्सवेल का इक्वेशन है, ध्यान रखिएगा। आपको ईएम वेव्स में मैक्सवेल का 4 इक्वेशन पढ़ना होता है। उन चारों इक्वेशन में पहला इक्वेशन ये हो जाता है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, दूसरा इक्वेशन आपका आ जाता है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो पढ़ चुके हो, तीसरा आ जाता है आपका फेराडे लॉ ऑफ ईएमआई जो कि हम अभी पढ़ाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, और चौथा जो लॉ है वो उसी चैप्टर ईएम वेव्स में जानना है। तो इन चारों लॉज को जब कंबाइन करते हो तो वो मैक्सवेल का इक्वेशन आ जाता है। इसलिए गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म हमेशा क्या होगा, जीरो। किसी भी नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि क्लोज्ड लूप में है मैग्नेटिक डायपोल का फॉर्मेशन करता है उसमें नेट फ्लक्स क्या होगा, जीरो। नेट मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो। इसलिए वही होता है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। यहाँ पे आपका मैग्नेटिज्म चैप्टर खत्म।